अब तक हमने देखा कि शाजिल उन बुजुर्ग से अच्छा खासा मेल जोल बढ़ा लेता है। वो बुजुर्ग शाजिल को अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं, वो भी उनके, और उसके बाद शाजिल उस पर एग्री भी हो जाता है क्योंकि शाजिल के पास कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था, ना ही कोई आसरा था। वो बुजुर्ग उसे बताते हैं कि वो एक हिल स्टेशन पर रहते हैं और वहाँ पर ही उनका घर है और उनके बच्चे कारोबारी सिलसिले में बाहर रहते हैं। और उसके बाद जब ये पूरी डिटेल दे देते हैं तो शाजिल से उसका नाम पूछते हैं। शाजिल सिर्फ नाम के अलावा और कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन वो बुजुर्ग उसके बाद भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, सिर्फ नाम ही काफ़ी है तुम्हारा और तुम्हारा किरदार तो मैं देख ही चुका हूँ। वो बुजुर्ग बताते हैं कि उनके बैग में बहुत सारी रकम थी जिसे शाजिल ने छुआ तक नहीं था और कोई होता तो लेकर उड़ जाता। इसी वजह से शाजिल से वो इम्प्रेस हो गए थे और उसे घर ले जाना चाहते थे। जैसे उनका स्टेशन आ जाता है तो वो स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोग लेने हुए आए होते हैं, जिनको देखकर शाजिल भी सोचता है कि ये कोई बड़ा शख्सियत का मालिक है। उसके बाद वो नीचे उतरते हैं और अपनी फैमिली से शाजिल को मिलवाते हैं और एक से कहते हैं कि ये हमारे बेटे हैं शाजिल। और अब आगे तभी एक नौजवान आगे आता है और मुझसे कहता है मेरा नाम हसन है। खासा खुश मिजाज नौजवान मालूम होता था हसन। एक पुराने तर्ज की फोर्ड कार खड़ी हुई थी और उसके करीब ही एक नई कार भी खड़ी हुई थी। फोर्ड में इम्तियाज साहब का मुख्तसर सा सामान रखा हुआ था और मुझे भी उस गाड़ी में ही बैठने का कहा गया। हम सब वहां से चल पड़े और मैं अब जमानगढ़ी को देख रहा था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन था। सड़कें बहुत साफ सुथरी थी और एक लंबी सड़क तय करके एक चौराहा आ गया। तभी कारें बाहर की तरफ मुड़ गई। छोटी छोटी दुकानें अब नजर आने लगी थी। कारोबार जारी थे, लेकिन जमानगढ़ी के बारे में मैंने पहले क्यों कभी नहीं सुना था। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि इतनी अच्छी जगह के बारे में मुझे ही नहीं पता है। हालांकि खासी खूबसूरत आबादी थी यहाँ पर। कई ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए, कई सड़कें पार करते हुए, कई दुकानों को फलांगते हुए आखिरकार हम एक खूबसूरत घर के सामने आकर रुक ही गए। मकान का जो अहाता था वो काफी वसी था और उसके अहाते में यानी कि सहन में काफी दरख्त लगे हुए थे। इसके बाद मसानी दरवाजा था। दरवाजे के साथ ही एक अजीब सी इमारत बनी हुई थी। फिर बेशुमार कमरे थे अंदर। ये एक खास किस्म का मकान था जिसका एक हिस्सा तो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन दूसरा सादगी कहाँ गई। मुझे इसी इलाके में ठहराया गया था और जो क्वार्टर मुझे रहने के लिए दिया गया था वो मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। दरख्तों की यहाँ बेशुमार तादाद थी। बहरहाल मुझे यहाँ पहुँचा दिया गया और मेरी जो जिम्मेदारी थी वो हसन को सौंप दी गई थी, वही नौजवान लड़का जो मुझे रेलवे स्टेशन पर मिला था। तभी हसन ने आकर मुझसे कहा, शाजिल साहब, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया है, दादा जान तो सस्पेंस बल्कि मास्टर ऑफ सस्पेंस है। पता नहीं कब मुझे आपके बारे में मुकम्मल मालूमात बताएंगे वो। चलिए मैं खुद ही आपके बारे में आपसे पूछ लेता हूँ। तो मैंने उनसे कह दिया कि मेरा नाम शाजिल है और कोई खास बात तो मुझ में है नहीं। ट्रेन में आपके दादा जान से मेरी मुलाकात हुई। उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी सीने में। मैंने वहीं पर उनकी मदद की और आपके दादा जान उसी का कर्ज चुकाने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। एहसान का कोई कर्ज नहीं उतारा जा सकता शाजिल साहब। तभी मैंने उनसे कहा, वैसे इम्तियाज साहब बहुत ही नेक और नरम मिजाज मालूम होते हैं। तो हसन बोला, हाँ बिल्कुल सही समझे, हम यहीं के रहने वाले भी हैं। बस जमानगढ़ी में दादा जान, अब्बू जान और चचा जान का कोई कारोबार है और हमारा आना जाना यहाँ पर लगा ही रहता है। इन दिनों भी हम काफी दिनों से यहीं पर मुकीम हैं। मगर दादा जान तो आपके कह रहे थे कि ये जमानगढ़ी ही उनका आबाई वतन है, लेकिन हसन साहब आप तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तभी हसन बोला, हाँ ऐसा ही है। दादा जान को है ना जमानगढ़ी से बहुत ज्यादा दिली लगाव है, क्योंकि वो यहीं पर पैदा हुए थे और ये मकान हमारा कदीमी मकान है। हम पहले यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर नहीं रहते, बल्कि एक फासला थोड़ा सा यहाँ से दूर है, उसी शहर में रहते हैं जहाँ से दादा जान यहाँ के लिए रवाना हुए थे। असल में कुछ दिनों से बड़ी सी परेशानियों का हम शिकार हैं। आपको जमानगढ़ी के बारे में शायद मालूम हो चुका हो शाजिल साहब कि यहाँ पर एक बहुत बड़े अल्लाह के वली का एक बुजुर्ग का मजार शरीफ है। हम लोग यहाँ पर उसी मजार के सिलसिले में आए हैं और शुमाइला हमारे साथ ही है। मैंने सवाल किया, हसन साहब ये शुमाइला कौन है? तो वो कहने लगा, शुमाइला मेरी बहन है। हम थोड़ी सी परेशानी का शिकार हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस पूरे मामले के बारे में दादा जान ही आपको सही तरीके से बता सकेंगे। असल में शाजिल साहब मैं आपको ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि दादा जान क्या पता आपको शुमाइला के बारे में बताना भी चाहेंगे या नहीं। उसके बाद मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला दी। फिर मैं अपनी इस रिहाइश गाह में तन्हा सोचों में घिर गया। मैं सोचों में डूबा हुआ था और बेशक मैं मेहमान खाने में ही था, लेकिन बहरहाल मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि मुझे एक ठिकाना मिल चुका था, वरना मैं कहाँ जाता और क्या करता। क्या जिंदगी हो गई है। थोड़े अरसे पहले की ही बात है। मैं एक मौजिज़ घराने का फर्द हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ मेरा छिन चुका था।
और यूं महसूस होता जैसे मैं सड़क पर ठोकरें खाने वाला एक पत्थर हूँ। लेकिन बात थी जो फिर से वहीं पर आ जाती। बेचारी माशा मेरे लिए कुर्बानियां दे रही है, तो मैं भी अपनी माशा के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए आखिर कुर्बानियां क्यों ना दूं। अपनी जात को मश्क कर देना, अपनी शख्सियत को कुचल देना आसान काम नहीं होता, और मोहब्बत इसी तरह आसानी से मुकम्मल हो जाती तो फिर वो मोहब्बत ही क्या होती। मोहब्बत में तो लाखों इम्तिहान होते हैं, हजारों मुश्किलें सामने आती है, हजारों परेशानियां घेर लेती है, तभी जाकर मोहब्बत मुकम्मल भी हो पाती है। और मैं था जो अपनी मोहब्बत की खातिर इन मुश्किलात से गुजर रहा था। साजिद मेरा बेहतरीन दोस्त, खुदा का शुक्र है कि मेरी वजह से वो किसी बड़ी परेशानी में ना फंसा हो, और उसे छोड़ने का फैसला मैंने बहुत बेहतर किया, क्योंकि अगर मैं उसे ना छोड़ता तो शायद वो जिन्नाती परिवार, जिन्नाती कबीला उसे भी नुकसान पहुंचा देता। जहां तक बात नाजिम अरसलान की थी, बहरहाल वो अपने तौर पर जो भी कर रहे थे शायद उन्हें करना ही यही था। वक्त गुजरता गया, अब मैं यहाँ रहने लगा और मेरी खातिरदारी के लिए 2 मुलाजिम भी मुतय्यन कर चुके थे। असल में उनकी निगाहों में अभी भी मेरी हैसियत वाज़ेह नहीं हुई थी, वरना सच्ची बात तो यह है कि मैं यहाँ मालिकों का दोस्त नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से आया था। दादा न जाने कब तक मुझे अपने साथ रखते और ना जाने किस हैसियत से रखते, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर गालिबन दादा जान बाकी तमाम मामलात से निपट लिए। वो अचानक ही मेरे कमरे में आए। दादा जान में इम्तियाज अली साहब को ही कहता था। उस वक्त जब मेरे कमरे में आए तो उनके साथ एक उम्र रसीदा यानी बहुत ज्यादा उम्र की खातून भी मौजूद थी, सफेद लिबास में मलबूस, शगुफ्ता चेहरे की मालिक। मैंने भी बड़े एहतराम से उन्हें भी सलाम किया और उन्होंने यानी उन ज़ईफा औरत ने मेरे सर पर हाथ भी फेर दिया और दादा जान यानी इम्तियाज अली साहब उनसे मेरा तारुफ कराने लगे। वो उन खातून से कहने लगे, तुम्हें पता है जो कुछ शाजिल ने मेरे साथ किया, अगर बर वक्त ये उस सिचुएशन को ना संभालता, उस परिस्थिति में ये मेरे पास ना होता तो शायद रेल कंपार्टमेंट से तुम्हें मेरी लाश ही मिलती। बड़ी खिदमत की है शाजिल साहब ने मेरी। खैर वो सब बातें तो अपनी जगह। मैंने तय कर लिया है कि अब शाजिल साहब मेरे साथ ही रहेंगे, बल्कि यूं समझ लो कि शाजिल अब मेरे बेटों की मानिंद है। शाजिल ये मेरी बीवी है और अगर तुम इन्हें चाहो तो चची जान भी कह सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज अली साहब। मैं इसके अलावा और कह भी क्या सकता था। कुछ लोग इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही इस दुनिया में पैदा हुए हैं। चची जान मैंने बहुत छोटा सा काम किया, अगर कोई और होता तो मुझे कोई सिला भी देना चाहता तो 150 रुपए मेरे हाथ पर रख कर इनाम देकर वहाँ से चला जाता। खुदा की कसम मैं इस मियार का इंसान नहीं हूँ। दादा जान ने तो मुझे इज्जत और एहतराम देकर एक बार फिर अपनी जिंदगी की तरफ माइल किया है, वरना मैं जमाने से तो बड़ा बददिल हो चुका था। बहरहाल मैं इतना तो कह सकता हूँ दादा जान कि मेरी जात से कभी भी आपको, आपके परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही मेरा कोई अमल आपके लिए परेशान कुन होगा। और जब कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो मैं खुद ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। आप लोगों को कहने की नौबत तक पेश नहीं आने दूंगा। तभी वो बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटे, हमने भी दुनिया देखी है, तुम तो किसी अच्छे घर के मालूम होते हो बेटा। बहरहाल अब्बा मियाँ ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम यहाँ अभी इत्मीनान से रहो, थोड़े से दिन के बाद हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा और तुम हमारे साथ ही रहोगे और हमारे साथ ही चलोगे। मैंने उनकी बात सुनकर खामोशी से गर्दन झुका दी। वो लोग उसके बाद चले गए। अब ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक तरफ मेरे साथ हसन था जो बड़ी ही अच्छी शख्सियत और उम्दा तरबियत का मालिक था और बहुत ही पुरलुफ्त गुफ्तगू भी किया करता था। रात को हसन मेरे पास आया और कहने लगा एक बात बताओ शाजिल मियाँ, क्या आप भूतों के कायल हो? क्या आप जिन्नातों पर यकीन करते हो शाजिल साहब? मैं एकदम से उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। एक लम्हे के लिए तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आए। फिर मैंने अपने आप को हालत को दुरुस्त किया और उससे पूछा, हसन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो हसन कहने लगा, यार शाजिल साहब, ये जो घर है ना जहाँ हम अभी रह रहे हैं, मेरा मतलब इस वक्त हम दोनों जहाँ पर हैं और हमारा पूरा परिवार जहाँ पर है, ये आम तौर से तो खाली पड़ा रहता है। यहाँ पर एक चौकीदार बाबा रहता है। मैंने तुम्हें बताया है ना शाजिल साहब कि पहले दादा जान जमानगढ़ी में ही रहा करते थे और बाद में हमने जमानगढ़ी छोड़ दिया और इस घर में ताला भी लगा दिया था। लेकिन कुछ अरसे के बाद दादा जान ने यहाँ पर एक चौकीदार लगा दिया था। तुमने उसे नहीं देखा होगा अब तक शाजिल साहब। आजकल क्योंकि हम लोग यहाँ हैं इसीलिए वो चौकीदार आराम कर रहा है। अभी वो आएगा ना तो आप देखना शाजिल साहब, शक्ल से ही वो जिन्नात मालूम होता है। उसके अलावा आसपास के लोग भी बताते हैं हमको कि ये जो मकान है ना जिसमें हम रह रहे हैं, ये आसेफ ज़दा है। यहाँ पर महफिल सजती है और साज बजने की आवाजें भी आती है। कई बार बस्ती के लोग ये देखने भी आए कि यहाँ कौन गा बजा रहा है, लेकिन उन्हें भी मकान खाली ही नजर आया। तभी मैंने हसन से पूछा, चौकीदार इस बारे में क्या कहता है हसन मियाँ? तो हसन बोला, वही तो मुझे इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर मालूम होता है शाजिल साहब।
हसन ने मुस्कुराते हुए कहा तो मुझे भी हंसी आ गई। मैंने पूछा मगर हसन तुम्हें जिन्नों भूतों का ख्याल आया क्यों? तो हसन बोला बस यार शाजिल साहब आजकल हम ऐसी परेशानियों का शिकार हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे इस बारे में अपनी जुबान बंद ही रखना चाहिए। दादा जान खुद जब तुम पर इंकशाफ कर देंगे, तुम्हें खुद बता देंगे तो वही सही होगा, क्योंकि दादा जान तुम्हें बहुत पसंद करते हैं शाजिल साहब। चलो ठीक है, मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा था। और इतना कहकर मैंने अपना जुमला अधूरा कर दिया। हसन तो वहाँ से चला गया, लेकिन मैं बहुत देर तक उसकी बातों पर गौर करता रहा। यहाँ पर सब अच्छे थे, पर पता नहीं किस मुश्किल का ये लोग शिकार नजर आते हैं। कोई पुरअसरार मामला जरूर है। अलबत्ता जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ना भी मेरे लिए मुनासिब नहीं था। इनका जाती मामला था, इसमें दखल अंदाजी अच्छी बात नहीं थी। ये सब कुछ अपनी जगह था, मगर हालात मेरी गिरफ्त किए हुए थे और मुश्किलात थी जो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी रात मैं अपनी परेशानियों में उलझा हुआ घर से बाहर निकला। आसमान था जिस पर गहरे बादल छाए हुए थे और माहौल पूरी तरह तारीक यानी कि अंधेर भरा हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। मैं था जो अब दरख्तों के झुंड के नीचे आकर खड़ा हो गया। अभी मुझे यहाँ पर आए हुए चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक मुझे अपने पीछे से रोशनी नजर आई। तभी मैंने बेख्तियाराना पलटकर देखा, फिर मेरा दिल ही धड़कना भूल गया। सफेद लिबास में लिपटी हुई एक नौजवान लड़की वहाँ पर खड़ी थी, एक दोशीज़ा, और उसके सारे वजूद से, पूरे के पूरे जिस्मी वजूद से रोशनी फूट रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसका चेहरा जो था वो बेइंतहा भयानक चेहरा था। आंखों की जगह पुतलियां नहीं बल्कि खौफनाक गड्ढे नजर आ रहे थे। उसके दोनों होंठ पूरी तरह से कटे हुए थे और उनसे दांत बाहर झांक रहे थे। हसीन जिस्म की मालिक होने के बावजूद भी वो एक चुड़ैल ही नजर आ रही थी। तभी अचानक उसकी खौफनाक आवाज उभरी, आज तो चांद की 14वीं है और क्या चांद निकला है। मेरे वजूद में उसकी आवाज सुनते ही एक जोरदार धमाका हुआ, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं थी बल्कि ये आवाज तो माशा की थी। ये आवाज तो मेरी माशा की थी और इस आवाज को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये मेरी मोहब्बत की आवाज थी। लेकिन इसके चेहरे को, इसके जिस्म को, इसके नकूश को आखिर हुआ क्या? मेरा हलक सूख चुका था, बमुश्किल मेरे हलक से निकला, माशा। तभी वो बोली रोते हुए, कैसे हो शाजिल? मैंने कहा मेरा तो छोड़ो, तुम कैसी हो गई हो ये बताओगी जरा मुझे। मैं कुछ भी ना बोल सका कि अचानक अंदर रोशनियां होने लगी। फिर अचानक से बहुत से लोग बाहर निकल आए और कुछ आवाजें भी उभरने लगी। शुमाइला, शुमाइला कहाँ हो? मैंने घबराकर जब उस जानिब देखा तो इम्तियाज साहब, नासिर अली, हसन और कुछ खवातीन हजरात दौड़ती हुई बाहर की जानिब आ गई थी। मेरे ऊपर घबराहट सी तारी हो गई और माशा का शहर अजीब सा मालूम हो रहा था। इतने दिनों बाद तो माशा मुझे मिली थी, उसकी आवाज मैंने सुनी थी और अचानक से ये सब लोग यहाँ पर आ गए। वो दौड़ते हुए मेरे करीब आए और फिर नासिर अली ने माशा के बाजू को पकड़ा और कहने लगे, चलो शुमाइला बेटी अंदर चलो, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मेरी जानिब तो उस वक्त भी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, लेकिन मैं अब तक कुछ समझ नहीं पाया था कि ये शुमाइला है तो फिर माशा की आवाज इसके अंदर से कैसे आ रही थी। वो तो माशा थी और लोग इसे शुमाइला क्यों कह रहे थे? मैंने घबराई हुई निगाह से नकूश बिगड़ी हुई माशा को देखा, लेकिन एक बार फिर मेरे दिमाग को शदीद झटका लगा, क्योंकि ये माशा तो थी ही नहीं। अभी जो चंद लम्हों पहले की चुड़ैल मानिन जो लड़की थी वो अब यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, बल्कि अब मैंने उसे देखा तो वो कुछ और ही नजर आ रही थी। सफेद लिबास में लिपटी हुई एक इंतहाई हसीन लड़की, जिसकी आंख, नाक, सब चीजें बहुत खूबसूरत थी और जिस्म भी बहुत खूबसूरत था। लेकिन कुछ लम्हे पहले ही जब मुझे माशा की आवाज सुनाई थी तब ये जिस्म बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसका नकूश, इसका चेहरा पूरी तरह भयानक और चुड़ैल वाला हो रहा था। लेकिन अब तो ये ऐसी लड़की, ऐसी हसीन और खूबसूरत लड़की बन चुकी थी कि जिसकी शक्ल देखते ही निगाह ना हटती वहां से। उसकी आंखें अभी नीम ख्वाब दीदा सी थी, यानी आधी नींद में लग रही थी वो लड़की। उसके खुले हुए लंबे खूबसूरत बाल उसकी कमीज से नीचे आ रहे थे और उसका वजूद इतना हसीन था कि एक इंसान अगर उसे एक बार देख ले तो दोबारा किसी को देखना पसंद ना करे। वो सख्ते के आलम में चौंकी हुई खड़ी हुई थी और लोग उसे बाजू से पकड़कर, यानी नासिर अली भाई और इम्तियाज अली साहब, सब उसे बाजू से पकड़कर वहां से ले गए थे। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि मुझसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। सब अपनी मुश्किल का शिकार हो चुके थे या फिर वो लोग शर्मिंदा थे। वो सब के सब लोग वहां से उस लड़की को लेकर चले गए, लेकिन मैं पागलों की तरह वहीं पर खड़ा हुआ सब माजरा देखता रहा। होशो हवास अब मेरा साथ छोड़ गए थे, क्योंकि जो आवाज मैंने उस लड़की के मुंह से सुनी थी वो मेरी माशा की ही आवाज थी। जो अल्फाज उसने अदा किए वो भी मेरी माशा के ही थे, मेरी मोहब्बत के ही अल्फाज थे। लेकिन अचानक उसकी शक्ल कैसे बदल गई, अचानक उसका इतना खूबसूरत वजूद कैसे बदल गया, और वो तभी अचानक से लोगों के आते ही माशा से शुमाइला कैसे बन गई। ये एक बहुत अजीब सी बात थी, बहुत ही अजीब बात थी, और मेरा जहन अब कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। आगे क्या होगा? क्या शुमाइला नामी लड़की के अंदर माशा ही मौजूद है? लेकिन अगर माशा है तो उसका नकूश, यानी उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ कैसे है? क्या इम्तियाज अली साहब को शाजिल और माशा के बारे में कुछ पता है?
आखिर क्या गुत्थी है जो सुलझाने की कोशिश में शाजिल को यहाँ पर लाया गया है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।